बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना पहला प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका मैंने नाम दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, एक तो सीक्वेंस होता है जो हमारे स्टडी टेक्स्ट का है, हर बुक का होता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ऑथर्स अपने हिसाब से बुक्स का सीक्वेंस बनाते हैं, लेकिन हर टीचर अपने लिहाज से अपने लेक्चर को सीक्वेंस करता है। जरूरी नहीं है कि वो बुक से ही वाला फॉलो करे सीक्वेंस। द टीचर नोज द बेस्ट, उसे पता है मैं अपने बच्चों को किस तरह प्रिपेयर कराऊंगा, कौन सा टॉपिक पहले कौन सा टॉपिक बाद में, और टॉपिक की डिविजन्स भी हो जाती हैं। जैसे हमारी स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक्स के नाम से दे दिया उसने, अकाउंटिंग बेसिक्स, लेकिन उसमें कई टॉपिक मिक्स हुए हैं। इंट्रोडक्शन को मैंने पहले अलग कर दिया, बिजनेस और अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन अलग कर दिया। इस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में अलग कर रहा हूं, डबल एंट्री सिस्टम में अलग कर रहा हूं, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग कर रहा हूं। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 3, हमारी स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर 1 और चैप्टर 3, इन दोनों को एग्जामिनर ने काफी, बुक वाले ने बड़ा जंबल किया हुआ है। तो सर इज मेकिंग इट सेंसिबल फॉर माय स्टूडेंट्स। मैं समझता हूं जिस तरीके से आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स सर पढ़ा चुके हैं, हंड्रेड्स ऑफ बैचेस सर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुके हैं। उस लिहाज से मैं आपको टेस्टेड मटेरियल, जो टेस्टेड है, जो अप्रूव्ड है, जिससे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको बता दूं, चाहे आपका बैकग्राउंड है अकाउंटिंग का या नहीं है, ट्रस्ट मी, हमारे यहां अकाउंटिंग के अंदर, सीए में अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर साइंस वालों की मेरिट्स आते हैं, साइंस वालों की पोजीशन आती है। जिन्होंने इंटरमीडिएट साइंसेस से किए हुए हैं उनकी पोजीशंस आती हैं, मेडिकल वालों की भी, इंजीनियरिंग वालों की भी। मेरे पास पढ़ते हुए बच्चों की पोजीशंस आई हैं सर, मेडिकल की आई हैं, साइंसेस में। आईकैप के पेपर देकर जो पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, चंद महीनों में पढ़कर वो इतने एक्सपर्ट बन गए, ना ही सिर्फ पेपर पास किया बल्कि उसमें टॉप भी किया। पूरे पाकिस्तान में कहीं से बच्चा बैठा हुआ होगा, बहुत सारे बैठे होंगे, कॉमर्स वाले भी बैठे होंगे, ए लेवल्स वाले बैठे होंगे, इंजीनियरिंग वाले बैठे होंगे, लेकिन उनमें भी हमारे बच्चे पोजीशन ले गए। मोर देन 10 मेरिट सर्टिफिकेट सर के बच्चे उठा चुके हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। मेहनत करें, जो सर कह रहे हैं वो फॉलो करें। बस सर को पता है कि आपका माइंड इस वक्त क्या है, आपके जहन में क्या चल रहा है, और मैं आपको कहां तक पहुंचा रहा हूं। आईकैप का लेवल क्या है, पीआरसी 1 में क्या रिक्वायरमेंट है, सर वो करा रहे हैं। सर जब कैफ पढ़ाते हैं तो कैफ के लेवल की चीजें पढ़ाते हैं, कैफ के एग्जामिनर को रख के जहन में पढ़ाते हैं। इस वक्त मैं पीआरसी को एग्जामिनर को जहन में रख रहा हूं। पीआरसी का एग्जामिनर किस किस टाइप के क्वेश्चन पीआरसी के एग्जाम में दे रहा है, उस लेवल के क्वेश्चंस के लिहाज से मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल तो आएगा ही आएगा इंशाल्लाह, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसकी थ्योरी कवर करनी है। समझे, अकाउंटिंग की पहली थ्योरी यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो इसका नाम है हेड्स ऑफ अकाउंट्स। हेड्स ऑफ अकाउंट्स, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको नेचर ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बड़ा आसान सा नाम याद रखेगा आप। अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स बनते हैं भाई, अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स बनते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, डिपेंड करता है कितना बड़ा बिजनेस है, उसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें अकाउंट्स बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन उनकी टाइप सिर्फ कितनी है? 5। बोलो कितनी टाइप्स है? 5। इसको अकाउंट्स की नेचर भी कहते हैं, अकाउंट्स की टाइप्स भी कहते हैं, अकाउंट्स की कैटेगरी भी कहते हैं, अकाउंट्स के हेड्स भी कहते हैं।
कितने हैं सर? 5। आसान लफ्ज आसान तरीके से याद करा रहा हूं, अल्सर। बीमारी है, नाम सुना होगा, अल्लाह बचाए सबको, पेट की बीमारी होती है अल्सर, लेकिन नाम याद करने के लिए सिर्फ याद करा रहा हूं, अल्सर, ALCER। बोलो ALCER, जल्दी याद हो जाएगा। अल्सर, ए से क्या बनता है? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज। ये क्या है? हमारे 5 हेड्स, 5 अकाउंटिंग के टाइप्स, अकाउंट्स के टाइप्स। अकाउंट्स कितने भी हों, 15, 20, 25, 30, मसला नहीं है। दे मस्ट बिलोंग्स टू दीज। या तो वो एसेट होगा, या वो लायबिलिटी होगा, या वो कैपिटल होगा, या वो एक्सपेंस होगा, या वो रेवेन्यू होगा। इन 5 में से कोई भी कैटेगरी का वो अकाउंट होगा। इनको एक एक करके समझ लो, अच्छे तरीके से पी जाओ। जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अपने नाम की तरह याद रखो, उतना इंपॉर्टेंट है ये। एसेट्स वो सारी चीजें होती हैं जिसको हम ओन करते हैं, जो हमारे अपने कंट्रोल में होती है, जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा होता है, उन सारी चीजों को हम एसेट्स कहते हैं, जो हम बिजनेस के इस्तेमाल में लेके आते हैं। लाइक फर्नीचर हमारे पास पड़ा हुआ है, एसी हमारा चल रहा है, जनरेटर हमारे पास मौजूद है। कराची में काम करेंगे, आपको जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, तो जनरेटर हम ओन करते हैं, हमने खरीदा हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एसेट। कंप्यूटर हमने रखे हुए इस्तेमाल के लिए, एसेट। मोटी मोटी बातें याद करा रहा हूं, फिर डेफिनेशन पे ले जाऊंगा। लायबिलिटीज क्या होते हैं? जो उधार, जो हम ओ करते हैं, उधार। ड्यूज, नाम तो सुना होगा सबने, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू, आपकी फीस ड्यू हो गई है, क्या मतलब? आपको इतनी फीस पे करनी है, ड्यूज। आसान लफ्ज। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, अकाउंटिंग जिसने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई है, मुझे पता है। मुझे पता है अकाउंटिंग में क्या है, मुझे पता है PRC 1 में क्या है, मुझे पता है मेरे बच्चों को कैसे बनाना है। राइट हो गया? आप बस सर की बातों को फॉलो करो अच्छे तरीके से। एसेट वो चीजें जो हम सारी ओन करते हैं। बच्चे हमें फीस देते हैं, हमारे पास कैश आ गया, चले गए, कैश हमारे पास दराज में रखा हुआ है। जितना कैश हमारे दराज में है, 10,000 हो, 10 लाख हो, वो हमारा एसेट है। सर हालात खराब हैं, इतने पैसे कैश में मत रखिए, बैंक में डाल दे। तो बैंक में जितना पैसा रखा हुआ है हमारा, वो हमारा एसेट। बैंक में जितना पैसा हमारा पड़ा है, वो क्या है? एसेट। सर कारोबार में जरूरत है और पैसों की, ओनर के पास नहीं है, लोन ले ले। तो जो लोन होगा वो हमारी क्या बनेगी? लायबिलिटी। हमने बैंक से लोन ले लिया, वो हमारी क्या बनेगी? लायबिलिटी। कैपिटल, ओनर्स इन्वेस्टमेंट, जो पैसा बिजनेस के अंदर ओनर लगाएगा। वो ओनर चाहे तो अपने घर का फर्नीचर लेके आ जाए, ओनर चाहे तो अपने घर का कंप्यूटर भी बिजनेस में लेके आ जाए, बोले ये बिजनेस के लिए वक्फ है, यानी ये बिजनेस में मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया, ये घर नहीं जाएगा दोबारा। अब ये हमारे बिजनेस का क्या बन गया? एसेट। और ओनर के हिसाब से, हमारे बिजनेस के लिहाज से ओनर का कंट्रीब्यूशन। तो जो कुछ ओनर बिजनेस में लेके आ रहा है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो, आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हो, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो भाई बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस कैसे? ख्वाबों ख्यालों में तो बिजनेस नहीं होगा मेरे दोस्त। बिजनेस के लिए तो बहुत कुछ चाहिए।
उसमें जगह चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जो भी आपको लवाजमात चाहिए, फर्नीचर, मशीनें। किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो भाई, उसके लिए उस टाइप की चीजें आपको चाहिए, कैश चाहिए आपको। तो वो सबसे पहले रिसोर्सेस कौन इन्वेस्ट करेगा? ओनर। कौन इन्वेस्ट करेगा सबसे पहले? ओनर। और जो ओनर इन्वेस्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल। दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी। इक्विटी। ये चीजें याद करना शुरू कर दो, छोटी 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 टर्म्स आती जाएंगी, उन्हें आप याद करना शुरू कर दो। हर बच्चा आप में से नोट्स बनाएगा, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करेगा। ये नोट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, इनको आप रोक रोक के लिखना शुरू कर दो। जो पॉइंट्स हैं आप अपने पास प्रॉपर तरीके से बनाओ। मैं ये भी बना रहा हूं शक्ल, तो आप ये शक्ल बना लो अपने पास। ये काम आएगा बेटा, काम आएगा। रिवीजन रखो, हर हफ्ते आपने रिवीजन करनी है, रोज का रोज पढ़ना है और पूरे हफ्ते जो स्टडी हुई है उन सबको रिवाइज करना है। सो ओनर जितना भी इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में उसे कैपिटल कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। डन हो गया? कोई भी कारोबार शुरू करोगे तो बेटा आपको पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। बाहर वाले से लोगे तो वो लायबिलिटी है, अपनी जेब का लगा रहे हो तो वो कैपिटल है। आ सब कुछ क्या रहा है? बिजनेस में। एक्सपेंसेस, रोजमर्रा के खर्चे। किसको नहीं पता खर्चे? जिंदगी में आज तक तुमने अपने माँ बाप के पैसों पर क्या किया है? खर्चे। ट्रांसपोर्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, ये सारे बिल सारे एक्सपेंस हैं। ऑफिस की जगह किराए पे ली हुई है, एक्सपेंस। रेवेन्यूज क्या होती हैं सर? अर्निंग, जो हम कमाते हैं। इम्तियाज कैसे कमाता है? सेल करके। इंस्टीट्यूट्स कैसे कमाते हैं? स्कूल्स कैसे कमाते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। स्कूल कॉलेजेस कैसे अर्न करते हैं? सिटी स्कूल, बीकन हाउस कैसे कमाते हैं? ये केएनएस कैसे कमाता है, अर्न कैसे करता है? फीस। ये क्या कहलाते हैं? रेवेन्यूज। जो आपकी कमाई है वो आपके क्या कहलाएंगे? रेवेन्यूज। अलकरम भी बेच कर कमाता है, सेल करता है। जे डॉट भी सेल करके कमाता है। सर वो कपड़े, हाँ कपड़े बनाता है फिर सेल करता है, लेकिन कमाई कहां पर है? कपड़े बनाने में कमाई नहीं है, इंप्लॉइज को हायर करने में कमाई नहीं है, सफाई करवाने में कमाई नहीं है, जनरेटर चलाने में कमाई नहीं है। इन सब चीजों के बाद हम कर क्या रहे हैं? सेल कर रहे हैं, उससे हमें रेवेन्यू होता है, हमारी कमाइयां होती हैं, अर्निंग होती है। तो सेल इज अ रेवेन्यू। गॉट इट? अब आइए इनकी डिटेल डेफिनेशन देखते हैं वन बाय वन। Heads of accounts, nature of accounts, types of accounts, categories of account, classification of accounts। देखो मैं हूं टीचर, मुझे पता है तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो सब तुम्हें याद करनी है, समझनी है। ओके हो गया? आ जाओ अब आइए एसेट्स। नंबर वन इज एसेट। Assets are something business owns or control and is available for use। बात कर चुके हैं सर, हम इस वक्त क्या यूज कर रहे हैं? ऑफिस का कंप्यूटर, ऑफिस का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हम ऑफिस का फर्नीचर यूज कर रहे हैं, हम ऑफिस का बिजनेस का एसी यूज कर रहे हैं। लाइट चले जाएगी, जनरेटर मौजूद है, हम जनरेटर यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी? एसेट्स। कैश हमारे पास मौजूद है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एसेट। बैंक बैलेंस हमारे पास मौजूद है,
हमें रेंट पे करना है, हमें सैलरीज पे करनी है, हमें मशीन खरीदनी है, हम बैंक का पैसा, बिजनेस का बैंक का पैसा बिजनेस के इस्तेमाल में यूज कर रहे हैं, तो वो बैंक बैलेंस हमारा क्या है? एसेट। अब आइए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। नंबर वन करंट एसेट्स, नंबर टू नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का एक और पुराना नाम फिक्स्ड एसेट। अगर आप कहीं सर्च करो या बुक पढ़ो तो आपको नजर में आ सकता है फिक्स्ड एसेट। तो मैं ऑल्टरनेट टर्म्स पे बहुत काम करता हूं, याद रखना। ऑल्टरनेट टर्म्स यानी मुतबादिल अल्फाज आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने कहा नेचर ऑफ अकाउंट्स या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, एक ही बात है। एग्रीड? इसी तरह नॉन करंट एसेट पुराना नाम था एक फिक्स एसेट। तो आप नॉन करंट एसेट ही ज्यादातर याद रखोगे, लेकिन फिक्स एसेट कभी कभी सुनने में मिल सकता है। वो एसेट जो लॉन्ग टर्म यूज के हैं। बोलो, जो एसेट ज्यादा लंबे अरसे आपके इस्तेमाल में रहेंगे, वो आपके लिए कौन से एसेट कहलाएंगे? नॉन करंट एसेट। फर्नीचर 5 साल 8 साल 10 साल चल सकता है ना? एसी 5 साल 8 साल 10 साल चल सकता है ना? गाड़ी 5 साल 8 साल 10 साल चल सकती है ना? आपका शौक है वो आप अलग बात है, आप 2 साल बाद चेंज कर दो, 3 साल बाद चेंज कर दो, वो आपका शौक है, लेकिन इस्तेमाल हो सकता है सॉरी मोर देन 1 ईयर, तो वो कहलाएगा नॉन करंट एसेट। इसमें लैंड भी आ सकती है, बिल्डिंग आ सकती है, फर्नीचर आ सकती है। नोट्स बना लें बेटा, नोट्स बना लें, जिंदगी को आसान करें, अपनी मुश्किल में मत करें। अभी तो अकाउंटिंग शुरू हुई है। इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स वगैरह, प्रिंटर्स, ये भी हमारे सारे क्या है? एसेट। और ये वो एसेट है जो कि 1 साल से कम ज्यादा अरसे तक चल सकता है। और जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए, शॉर्ट टर्म यानी विद इन 1 ईयर, वो कौन से एसेट कहलाते हैं? करंट एसेट। इनमें पहला नाम क्या आ रहा है सर? इन्वेंटरी या स्टॉक। ये क्या होता है? इधर आओ मैं बताता हूं, इसकी डेफिनेशन आगे जाकर आएगी, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। इन्वेंटरी या मर्चेंडाइज इन्वेंटरी या स्टॉक्स, कुछ भी कह सकते हैं। These are the goods which are bought for resale. ऐसा आइटम, ऐसा सामान, ऐसी चीजें जो तुमने खरीदी लेकिन उसकी नीयत ये थी कि तुम उसे सेल करोगे। नीयत क्या थी? तुम उसे सेल करोगे और वो तुम्हारे पास पड़ी हुई है, वो कहलाएंगी इन्वेंटरी। स्टेशनरी शॉप। बताओ बताओ बताओ, कॉमन बातें करेंगे भाई। स्टेशनरी बिजनेस है आपका, स्टेशनरी आपकी शॉप है। अब उसमें पेन भी है, पेंसिल है, और बोलो बोलो बोलो, बुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं, बैग्स हैं। राइट हो गया? बहुत सारी चीजें होती हैं सर। रेजर है, स्केल है, जितना आइटम उस शॉप के अंदर मौजूद है स्टेशनरी का, वो तुम्हारा क्या है? इन्वेंट्री। और वो तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा? एसेट। मेरी चीजें हैं, मैंने खरीदी हैं, बेचने के लिए खरीदी हैं, एसेट। एग्रीड? बिजनेस को इससे फायदा होगा। हम फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस फायदा ले रहा है। हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इससे फायदा ले रहे हैं। तो इन्वेंट्री स्टॉक है, उसके हम बेचकर फायदा ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? एसेट।
आपकी मोबाइल शॉप है, आ जाओ दूसरी एग्जांपल ले लो, मोबाइल शॉप्स। आपकी मोबाइल का कारोबार है, आपकी मोबाइल की शॉप है, तो जितने आपके पास मोबाइल्स मौजूद हैं, या एसेसरीज का कारोबार है तो जितना आपके पास डाटा केबल है, उसके चार्जर्स हैं, उसके हैंड फ्रीज हैं, और क्या क्या होता है, पावर बैंक्स हैं, या आपके पास कवर्स होते हैं मोबाइल के, ये सारी चीजें जो एसेसरीज आपने मोबाइल की रखी हुई हैं अपनी दुकान में सजा कर पूरे भरी हुई हैं, वो हमारा इन्वेंट्री है, हमारा एसेट है। एग्रीड। आज हम बहुत सारे एसेट पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप, फर्नीचर भी एसेट है, मशीन भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, इक्विपमेंट भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, लैंड भी एसेट है। अगर आपका खरीदा हुआ है, आपका इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पोजीशन में है, आप यूज कर रहे हो, एसेट है। वो नॉन करंट एसेट है क्योंकि उसका यूज बहुत लॉन्ग टर्म है। लेकिन इन्वेंट्री का यूज बताएं, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? आप दुकान में बैठे हुए हो मोबाइल की, कस्टमर आ रहा है, आप क्या बोलोगे? मैं नहीं बेच रहा, मैं 10 साल बाद बेचूंगा, 5 साल बाद बेचूंगा, ऐसे बोलोगे? जी नहीं, आप फौरन बेचोगे। तो इन्वेंट्री का मकसद ही सेल करना होता है। हम खरीदते ही माल हैं जो सेल करने के लिए, तो हम जल्द, शॉर्ट टर्म हो गया, ये 1 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम होता है। एग्रीड। तो इन्वेंट्री इज अवर एसेट। एंड विच टाइप ऑफ एसेट? करंट एसेट। इसी तरह ट्रेड रिसीवेबल्स, लोगों से पैसा लेना है, आपने सेल कर दिया था, उनसे पैसा अभी आएगा। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम में। फिलहाल पता होना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है। कस्टमर से पैसा लेना है, कस्टमर को आपने सेल कर दिया और पैसे अभी नहीं लिए। आओ मैं लिखवा देता हूं, ट्रेड रिसीवेबल आपने गुड्स यानी माल, गुड्स सोल्ड बट नॉट रिसीव द अमाउंट। क्यों सर, पैसे क्यों नहीं लिए? क्या वो पैसे नहीं देगा? जी नहीं। मुफ्त के माल दे रहे हो क्या? जी नहीं। कस्टमर विल पे लेटर, कस्टमर विल पे लेटर, कस्टमर इसका पैसा मुझे बाद में देगा। तो पैसे आएंगे या जाएंगे? आएंगे। ये मेरे लिए फायदे की चीज है, जो मेरे पास अभी पैसा आएगा, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। तो ट्रेड रिसीवेबल मेरा करंट एसेट है। कुछ लोग मोबाइल आपसे खरीद रहे हैं, उधार पर खरीद रहे हैं। कुछ लोग स्टेशनरी खरीद रहे हैं, उधार पर खरीद रहे हैं। मैं 1 हफ्ते बाद दूंगा, 2 हफ्ते बाद पेमेंट कर दूंगा, 3 हफ्ते बाद पेमेंट कर दूंगा। जिनको आप जानते होगे, जाहिर है ऐसा होता है। डॉल्मेन मॉल में जा रहे हो, मॉल में जाके उधार पे शर्ट लेके आ गए लिवाइस की, देगा लिवाइस वाला आपको उधार पे? जी नहीं। ये बिजनेस टू बिजनेस एक दूसरे को जानते हैं, या मोहल्ले में दुकान है वो एक दूसरे को जानती है, तो उसमें उधार चलता है। जब आप कस्टमर सप्लायर एक दूसरे को जानते हैं, शॉप वाला अपने कस्टमर को जानता है, उससे डीलिंग करता रहता है, बार बार खरीदो फरोख्त करता रहता है, तो वो उसको उधार पर माल देता है। तो कॉमन सी बात है, उधार कारोबार में उधार बहुत कॉमन है। क्रेडिट कहते हैं इसको, क्रेडिट, उधार, उधार पे माल देना, क्रेडिट पे माल देना। तो कस्टमर विल पे लेटर, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये भी शॉर्ट टर्म होता है। एग्रीड। नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, नई नई एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने इन्वेंट्री पढ़ाया था, अब मैं रिसीवेबल्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। लेकिन टर्म आ रही थी, इसलिए मुझे, मेरी जिम्मेदारी है हर टर्म में एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल के साथ आपके दिमागों में क्लियर करूंगा। रिवीजन आपने करनी है, नोट्स आपने प्रॉपर बनाने हैं, प्रैक्टिस आपने प्रॉपर रखनी है। ओरिएंटेशन में मैं क्लियर करके आया हूं आप लोगों को कि हर चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है और आपने उसकी प्रैक्टिस रखनी है। अगर आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल आगे क्लियर करना चाहते हो,
इंशाल्लाह। आइए सर, कैश इन हैंड, जाहिर है मेरे पास पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी इस्तेमाल हो जाता है, खत्म हो जाता है। बैंक बैलेंस, पैसा कितना भी हो सर, खत्म हो ही जाता है। तो हमने एक पैरामीटर बनाया हुआ है कि जो एक साल के अंदर अंदर चीजें खत्म हो सकती हैं, यूज हो सकती हैं, एंड हो सकती हैं, उसको हमने करंट एसेट का नाम दिया है। जो एक साल से ज्यादा बड़े अरसे तक चल सकती हैं कम से कम। अब वो 3 साल हो, 5 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो। प्रॉपर्टी तो 50-60 साल चलती है ना भाई, गाड़ी 8-10 साल, एग्रीड। फर्नीचर भी 5 साल तो चलता ही है, मरे से मरा। एसी भी चल जाता है 5-7 साल यार। तो ये हमारे करंट एसेट और नॉन करंट एसेट की डिवीजन है। याद रखेंगे मेरे बच्चे। एसेट क्या बताया था सर ने आसान लफ्जों में? वो सारी चीजें जो हम ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, करंट एंड नॉन करंट। करंट मतलब छोटे पीरियड के लिए, कम टाइम के लिए। नॉन करंट एसेट का मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए। फर्नीचर, मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ये नॉन करंट एसेट है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारे करंट एसेट हैं। और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और चीजें ऐड होती जाएंगी। लाइबिलिटीज आर द अमाउंट ओड, उधार लिख लो, विच यू हैव टू पे, बिजनेस हैज टू पे। वो सारी चीजें, वो सारी अमाउंट जो बिजनेस ने क्या करनी है, पे करनी है। बिजनेस हैज टू पे द अमाउंट, that is called liabilities. There are 2 types of liabilities, current liabilities and non-current liabilities. There are 2 main categories of liabilities, करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एसेट्स की तरह लाइबिलिटीज की भी टाइप्स होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। अगर शॉर्ट पीरियड के ड्यूज हैं, आपको 1 हफ्ते में, 1 महीने में पे करना है, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बन जाएंगी। मैं साथ साथ लिख देता हूं, करंट लाइबिलिटीज के साथ साथ एक और नाम इसका याद रखें, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। इसी तरह नॉन करंट लाइबिलिटी का लॉन्ग term liabilities। Agreed? ओके, अब इसकी एग्जांपल क्या है सर? सिंपल बैंक लोन। बैंक लोन 5 साल के लिए कर्जा ले लिया, 10 साल के लिए बैंक से कर्जा ले लिया, 20 साल के लिए बैंक से उधार पर पैसा ले लिया। अब आप 5 साल बाद उसे पे करोगे, या फिर आपने गाड़ी ले ली, इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। ये भी क्या कहलाता है? लाइबिलिटी। बैंकों से लोग गाड़ियां उधार पर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, 3 साल का, 5 साल का कर्जे पे लेते हैं, तो ये कौन सी लाइबिलिटी कहलाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसकी कैटेगरीज हैं। इसी तरह करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म होता है। मिसाल के तौर पर क्या मैंने एग्जांपल दी है? ट्रेड पेएबल। आ जाओ मैं लिखवा देता हूं ट्रेड पेएबल। ये ट्रेड रिसीवेबल से ही मिलता जुलता है। ट्रेड पेएबल, कारोबार में उधार चलता है, कारोबार में उधार चलता है। गुड्स सोल्ड, पहले वाला सोल्ड था, अब क्या है? गुड्स बॉट, खरीदा है। ऑन क्रेडिट क्या मतलब होता है?
नॉट पेड येट, अभी तक मैंने वो पेमेंट नहीं की। बिजनेस कमिट टू पे लेटर, बिजनेस विल पे लेटर, हम बाद में पैसे देंगे। हमने स्टेशनरी का सामान मंगा लिया, उससे बोला यार मेरे पास अभी शॉर्टेज है, मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि स्टेशनरी करंट एसेट है, जल्दी जल्दी बिकता है, तो उसका पैसा भी वापस लौटाना भी जल्दी होगा। ऐसा नहीं है आप बोलो मैं 5 साल बाद दूंगा। क्या स्टेशनरी आप 5-5 साल बाद खरीदते हो? अगर आपका स्टेशनरी का कारोबार है, सोचो सोचो मैं क्या कह रहा हूं। आपका अगर स्टेशनरी का शॉप है, ठीक है, तो आप स्टेशनरी कितनी दफा 1 साल में खरीद दोगे, या 5-5 साल, 6-6 साल बाद खरीदोगे? कॉमन सेंस बन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? रेजर है, पेन है, पेंसिल है, बैग है, 1 साल में 2-3 दफा तो खरीदोगे ना यार। कॉपियां है, रजिस्टर है, कितने सालों का स्टॉक रखते हो अपने पास? 8-8 साल का, 10-10 साल का। मोबाइल के बारे में क्या ख्याल है? चंद महीनों का स्टॉक होता है भाई, चंद महीनों का। मोबाइल तो आपको पता है मॉडल चेंज हो जाते हैं, प्राइसेस बहुत डाउन हो जाती हैं, फिर नए मॉडल आते रहते हैं, पुराने वालों की प्राइस कम हो रही होती है। तो हम स्टॉक चंद महीनों का ही अपने पास रखते हैं। आटा दाल चीनी वाले जो सुपर स्टोर होते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो आटा दाल चीनी, कोल्ड ड्रिंक, दूध, घी, ऑयल, ये कितना माल अपने पास रखते होंगे? चाचा 6-6, 8-8 सालों का? जी नहीं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने का बस मैक्सिमम। माल खराब हो जाएगा ना, और मकसद भी शॉर्ट टर्म है ना, इसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। हां, अगर आपने अपनी दुकान में एसी लगाना है, वो 2-2, 3-3 महीने बाद के लिए नहीं लगा रहे आप, ये आप लगा रहे हो लॉन्ग टर्म। सेंस बन रहा है बेटा? सेंस बन रहा है? दुकान में जो फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हो, बेचने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है, वो लॉन्ग टर्म चलेगा। 5-5, 8-8 साल आप चलाओगे उस फर्नीचर को। जो शेल्फ बनाए हुए हैं आपने अपने सामान रखने के लिए, वो शेल्फ फिक्सचर्स कहलाते हैं, वो भी आपका लॉन्ग टर्म एसेट है। क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट। तो ये करंट और नॉन करंट को समझो। मैं ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल समझा रहा था। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है पैसे कस्टमर से आएंगे, ट्रेड पेबल का मतलब है आपने जिससे माल खरीदा था, सप्लायर। क्या कहते हैं? बोलो। माल खरीदते किससे हैं? सप्लायर। बेचते किसको हैं? कस्टमर। अगर मैंने माल खरीदा और बोला मैं आपको 2 महीने 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो वो ट्रेड पेएबल या अकाउंट पेएबल लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म है। 2 महीने, 1 महीने, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा, ट्रेड पेएबल। हजम करो, हजम करो, एक एक चीज तुमने समझनी है। अगर तुम कस्टमर को सेल कर रहे हो, वो पैसे दे देगा, तो रिसीवेबल नहीं है। हाँ, अगर तुम सेल कर रहे हो और कस्टमर कह रहा है मैं आपको पेमेंट 2 हफ्ते बाद करूंगा, अगर आप उसे जानते होगे, आपको ट्रस्ट होगा, तो आप बोलोगे हाँ यार जा यार, तुझे मैं जानता हूं, 2 हफ्ते बाद दे देना, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। पैसा अभी आएगा, करंट एसेट। इतनी डिटेल बहुत है अभी, और आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लायबिलिटी भी हमने पढ़ लिया। लायबिलिटी की भी 2 टाइप्स होती हैं, एसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं, लायबिलिटीज की भी 2 टाइप्स होती हैं, नॉन करंट करंट, नॉन करंट करंट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अब आ जाए कैपिटल या इक्विटी। कैपिटल या इक्विटी, ओनर्स इन्वेस्टमेंट, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जो कुछ, वो पैसा भी हो सकता है, वो फर्नीचर भी हो सकता है, वो इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, वो गाड़ी भी हो सकती है। ओनर जो कुछ बिजनेस के लिए करेगा, कंट्रीब्यूट रिसोर्सेस यानी एसेट्स लेके आएगा, वो बिजनेस के लिहाज से ओनर का कंट्रीब्यूशन है, उसे हम कहते हैं कैपिटल या इक्विटी। आगे चलूंगा। एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है सर? रेगुलर खर्चे, बार बार करने पड़ते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी हमने अपने इंस्टीट्यूट के लिए किराए पे ली है, तो रेंट हम उसका हर महीने देते हैं। रेंट एक्सपेंस है सर, रेगुलर पे करना होता है। हमने
इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको घर भी आता है, हमारे ऑफिस में भी आता है, तो हमें हर महीने उसको बिल पे करना होता है रेगुलर। वो एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंडिचर जो आपको रेगुलर करने हो। देखो इस तरह तो फर्नीचर खरीदना भी एक्सपेंडिचर है, गाड़ी खरीदना भी एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? लेकिन लॉन्ग टर्म है, रेगुलर नहीं है। रेगुलर वाले एक्सपेंडिचर्स को क्या कहेंगे आप? एक्सपेंसेस। स्टाफ रखा हुआ है अपने 10-12 अपने पास इंस्टीट्यूट के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, उनको हर महीने आप क्या देते हो? तनख्वाह देते हो, सैलरी देते हो, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस। इसी तरह हम अगर गाड़ियां हैं मेरी ऑफिस की और वो रिपेयर मेंटेनेंस होती है, हर 3000 किलोमीटर बाद ऑयल चेंज होता है, गाड़ी की सर्विस होती है, पंचर हो गया, टायर खराब हो गया, टायर लगवा दो, एक्सपेंसेस। रिपेयर मेंटेनेंस क्या कहलाते हैं? रिपेयर और मेंटेनेंस के खर्चे क्या कहलाते हैं? एक्सपेंसेस। हमारी बिल्डिंग कलर करवा दिया, रीपेंट, एक्सपेंसेस। लॉक टूट गया, लॉक खराब हो गया, चेंज करा दो, एक्सपेंसेस। खिड़की टूट गई, विंडो टूट गई, लगवा दो सही करके, एक्सपेंसेस। ट्रांसपोर्ट, फोटोकॉपी, स्टेशनरी, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, कितने सारे एक्सपेंसेस हैं। लिख लो लिख लो लिख लो, मैं 4 यहां लिखे हुए हैं। मैं और क्या बोल रहा हूं? मार्केटिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज। जो जो बिजनेस चलाने में आपके छोटे छोटे अखराजात होते रहते हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। चाय पानी का खर्चा, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। चाय पानी के खर्चे को क्या कहते हैं? रिफ्रेशमेंट। आजकल आपको पता है वो मिनरल वाटर की बॉटल्स का फैशन चल रहा है, हमारे यहां भी आती है मिनरल वाटर की बॉटल्स, पैसे देने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस। स्टाफ को कहीं भेज रहे हैं आप फाइल लाने के लिए या कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, तो वो जाएगा, फेयर, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस क्लियर है? 5 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? दोबारा रिपीट करो। एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। 5 हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। आ जाए सर। रेवेन्यूज, रेवेन्यूज क्या होती हैं सर? इनकम अराइजिंग फ्रॉम रेगुलर कोर्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। रेवेन्यू आर द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द रेगुलर एक्टिविटीज। ऐसे कर लो, आसान। अब आपकी स्टेशनरी की शॉप थी, याद करो, स्टेशनरी की शॉप थी आपकी, स्टेशनरी की शॉप, याद है रे? अब मुझे स्टेशनरी शॉप में से बताओ आपका रेवेन्यू क्या होगा? स्टेशनरी खरीदना रेवेन्यू है, दुकान किराए पे लेना रेवेन्यू है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना रेवेन्यू है, आपने फर्नीचर खरीदा ताकि आप बैठकर उस पर हिसाब किताब करके कंप्यूटर वगैरह रख सको, क्या वो रेवेन्यू है? लाइट जाती है, शॉप की लाइटें बंद हो जाती हैं, जनरेटर खरीद लिया, क्या वो रेवेन्यू है? या कस्टमर को जो आप माल सेल करोगे वो रेवेन्यू है? इनकम कहां है? अर्निंग कहां है? सेल, सेल ऑफ गुड्स। सबसे बड़ी ट्रेडिंग बिजनेस, हमने 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग, राइट? तीनों टाइप के बिजनेस हमारे सिलेबस में हैं, लेकिन अभी आप ट्रेडिंग जहन में रखकर सोचो तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में कमाते कैसे हैं? शर्ट बनाना रेवेन्यू है? जी नहीं, शर्ट को सेल करना रेवेन्यू है, जिसमें आपका प्रॉफिट छुपा हुआ हो। आसान लफ्जों में बता रहा हूं, जिसमें आपका मुनाफा छुपा हुआ है। जिस चीज में आपका मुनाफा छुपा हुआ हो वो उसका रेवेन्यू, उस बिजनेस के लिए क्या होता है? रेवेन्यू। अब आए, आपका स्कूल है या कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, इनका रेवेन्यू क्या होता है? टेक योर टाइम, मैं बैठा हुआ हूं, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं बैठा हुआ हूं भाई, आपका वेट कर रहा हूं।
मुझे जल्दी नहीं है, आप बताओ मुझे। जल्दी बोलो। जल्दी। मेरे बेटा जान, स्कूल टीचर से कमाता है, स्कूल स्टूडेंट से कमाता है। रेवेन्यू क्या होगा? स्टूडेंट, स्टूडेंट का यूनिफॉर्म, बुक्स, टीचर की सैलरी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं, वैन नहीं। स्कूल अर्निंग कैसे करता है? उसका नाम है, सब जानते हैं, फीस। स्कूल, हॉस्पिटल्स कैसे कमाते हैं? हॉस्पिटल डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी फी होती है। हाँ, अगर आप एडमिट करवा रहे हो तो फिर उसका बेड चार्जेस या रूम चार्जेस होते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन मेन इनकम हॉस्पिटल्स की कैसे होती है? थ्रू डॉक्टर्स कंसल्टेंसी फी। 1000 हो, 1500 हो, 2000 हो। आम छोटे मोटे क्लिनिक भी हमारे इलाकों के अंदर होते हैं, उनकी फीस भी 500, 400, 800 रुपए होती है। तो वो मेन सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का नाम, रेवेन्यू का नाम क्या होगा? फीस। एक और बड़ी कॉमन है, रेंट इनकम। हमारे बिजनेस का ऊपर वाला फ्लोर खाली था, ये पूरी बिल्डिंग बिजनेस का एसेट है, लेकिन हमारा ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा हुआ था, हमने किसी को किराए पर दे दिया, उससे हर महीने हमारे पास किराया आएगा, तो रेंट मेरे लिए क्या बनेगा? इनकम। रेंट हमारा क्या बनेगा? इनकम। एग्रीड। कमीशन, ये कौन कमाता है सर? कौन सा बिजनेस है जो कमीशन कमाता है? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट वाले जितने बिजनेस हैं, रियल एस्टेट वाले जितने बिजनेस हैं, वो कमीशन के जरिए कमाते हैं। प्रॉपर्टी उनकी नहीं होती, किसी एक की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को सेल करवाते हैं, बीच में अपना क्या लेते हैं? कमीशन, 1% या 2%। आप में से बहुत सारे जानते होंगे, बॉयज को तो आमतौर से पता ही होती है ये बात। रियल एस्टेट का कारोबार में कमाई सेल नहीं होती, वो तो जो मालिक है उसको मिल जाएंगे। जिसने सेल करवाया, बीच में जो एजेंट है, वो एजेंट को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। याद रहेंगी मेरी बातें? इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ इसकी एग्जाम्पल्स और आती चली जाएंगी, हम इसको पढ़ते चले जाएंगे। तो आज सबसे अहम चीज हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग के हेड्स, अकाउंटिंग की नेचर, अकाउंटिंग की टाइप्स, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। क्या पढ़ा हमने आज? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। राइट हो गया। अब आइए हम इक्वेशन की तरफ जाएंगे, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आर द रूल्स बेसिकली, ये इंशाल्लाह टॉपिक बाय टॉपिक ऐड होते जाएंगे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? ओनर एंड द बिजनेस आर सेपरेट। बहुत इंपॉर्टेंट, समझाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर समझाएंगे आपको बेटा, आपको टेंशन नहीं लेनी, सारी टेंशनें मैंने ली हुई हैं। मैंने अपने पूरे लेक्चर्स ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से स्केड्यूल किए हुए हैं कि मैंने कब क्या पढ़ाना है, कब क्या एग्जाम्पल देनी है। राइट हो गया। आप इंजॉय करो, आपने तो बस मजा लेना है, क्योंकि आप सर के स्टूडेंट बन गए हो। ओके हो गया? आ जाओ। सर ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अली,
started his business and he put the sum of money. अली ने अपना कारोबार शुरू किया और उसने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया. फॉर एग्जाम्पल, उसने 10 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया. बहुत होते हैं 10 लाख, ज्यादा हो गए. एक जीरो कम कर दें सर. वन मिलियन इतने होते हैं, 6 जीरो होते हैं मिलियन में. 10 लाख या 1 मिलियन एक ही बात है. तो 10 लाख से इन्होंने कारोबार शुरू किया. एग्रीड. 10 लाख बिजनेस में आ गए. अब बिजनेस क्या करेगा आप बताओ? इन 10 लाख को इस्तेमाल करेगा अपने बिजनेस के अंदर. चाहे वो फर्नीचर ले, चाहे वो दुकान किराए पर ले, उसका एडवांस पे कर दे, उस पे कारपेट बिछाए, उसमें लाइटें लगवाए, कुछ भी करे वो इस 10 लाख में से करेगा. बोलो ना एग्रीड. क्या अब आप मुझे बताओ, जब कारोबार शुरू किया था अली भाई ने, तुम अली को क्या समझ रहे हो? बताओ. क्या अली के पास 10 लाख थे? बोलो 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 बोलो. जरूरी है? जी नहीं. पार्टी है बहुत बड़ी भाई. उसके पास तो 25 लाख मौजूद थे. उसने कारोबार शुरू किया 10 लाख से. रिमेनिंग अमाउंट कितनी है उसके पास? 15 लाख. एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं. एग्जाम्पल, किसी भी शख्स के पास कितने भी पैसे हो सकते हैं. वो कारोबार शुरू करेगा तो जरूरी नहीं है कि सारा पैसा लगा दे. और भाई एक बंदे के 10 कारोबार हो सकते हैं, 4 कारोबार हो सकते हैं, 3 कारोबार हो सकते हैं. एग्रीड? हो सकते हैं. बट इंपॉर्टेंट बात क्या है? ओनर के पैसों को बिजनेस के अंदर मिक्स नहीं करना. ओनर की चीजें अलग हैं, बिजनेस की चीजें अलग हैं. ओनर के एसेट्स अलग हैं और बिजनेस के एसेट्स अलग हैं. ओनर के एक्सपेंसेस अलग हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस अलग हैं. ये कहता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. हमें ओनर और बिजनेस को अलग अलग रखना है, अलग अलग रखना है, वरना सब मिक्स हो जाएगा. हमें प्रॉफिट पता ही नहीं चलेगा. हमें बिजनेस के एक्सपेंसेस को अगर मैंने ओनर के एक्सपेंसेस मिक्स कर दूंगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगी. हमें आखिर में प्रॉफिट या लॉस सही पता नहीं चलेगा. बिजनेस का अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव एक ये भी है ना, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट. पढ़ चुके हैं ना, बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट. तो अकाउंटिंग के जरिए हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस, कमाइयों में से खर्चों को माइनस. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करें. ओनर अलग, बिजनेस अलग, इनको मिक्स हमें नहीं करना. एग्रीड? बना ले बेटा, समझ ले अच्छे तरीके से. एक बंदे के पास कितने भी पैसे हो सकते हैं, वो कभी भी कारोबार शुरू करेगा, उसमें से कुछ अमाउंट इस्तेमाल करेगा, बाकी अमाउंट वो अपने बच्चों पे खर्च करे, अपने बीवी पे खर्च करे, कहीं भी जाए भाई वो आपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना. एक बिजनेस की, एक ओनर के 4 बिजनेस हैं, उनकी मुझे अलग अलग अकाउंटिंग करनी है. उन चारों बिजनेस के या तो अकाउंटेंट ही अलग होंगे, या अगर वो किसी पर्सनल अकाउंटेंट को रख भी रहा है तब भी वो से अकाउंट्स चारों बिजनेस के अलग 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 बनाने होंगे, ताकि चारों बिजनेस के अलग प्रॉफिट या लॉस पता चले, चारों का अलग अलग प्रोग्रेस पता चले. एग्रीड?
दिस इज व्हाट? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। दोबारा देख लो डेफिनेशन मेरा बेटा। Separate entity concept, the business and the owner are two separate entities. आ जाए अकाउंटिंग इक्वेशन। आइए सर समझाते हैं। नंबर 1, again Ali started business with 10 lakh rupees, राइट? तो अब क्या होगा सर? एक तरफ से ये 10 लाख आपके क्या हैं? एसेट्स। ऑन द अदर हैंड ये ओनर लेके आया है, तो इसे क्या कहते हैं? कैपिटल या इक्विटी। दिस शुड बी बैलेंस। अब बिजनेस इन 10 लाख को इस्तेमाल करेगा, चाहे वो कहीं भी इस्तेमाल कर रहा हो, फर्नीचर में, इक्विपमेंट में, इन्वेंटरी में, गुड्स खरीदने में इस्तेमाल कर रहा हो, करता रहे। लेकिन इक्वेशन यही होगी, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल। रुको जरा, सब्र करो, और भी चीजें आएंगी, वेट करो। फिलहाल कारोबार शुरू हुआ है 10 लाख से और सारा का सारा पैसा इसका अपना ही लगाया हुआ है। अब सेकंड, कुछ अरसा हो गया, पैसों की जरूरत पड़ गई, अली ने लोन ले लिया। $5 लाख का। अब बताओ पोजीशन क्या होगी? एसेट्स। एसेट्स पहले 10 लाख थे, अब 5 लाख और आ गए, तो 15 लाख के एसेट्स हो गए। लेकिन कैपिटल तो सर 10 लाख ही था। अब बाकी क्या होगा? लायबिलिटीज। क्या होगा? ये है हमारी कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन। Assets must always equals to capital and liabilities. बोलो जल्दी से। Assets equals to capital plus liabilities. बोलो 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 बोलो। Asset is equals to capital plus liabilities. बोलो 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 बोलो। Assets equals to capital plus liabilities। क्या मतलब सर? जितना कुछ बिजनेस के अंदर मौजूद होता है, फर्नीचर, मशीन, इक्विपमेंट, कैश, बैंक, जितने भी रिसोर्सेज हैं, या तो वो ओनर खुद इन्वेस्ट किया है या उसने किसी से उधार लिया है। उधार पे तो मैंने अभी सिंपल ये बोला है, उसने पैसा लिया है 5 लाख। उधार पे आप फर्नीचर भी ले सकते हैं, उधार पे आप इन्वेंट्री भी ले सकते हैं, एग्रीड। उधार पे गाड़ियां भी ले सकते हैं, एग्रीड। तो वो इक्वेशन यही रहेगी, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एग्रीड। आगे चलें। जहां आके इसकी थ्योरी लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, अब हमें इसकी प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करनी है। राइट हो गया? आ जाओ, मैं लेके चल रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। बार बार बोल रहा हूं, तुम्हें रुकना नहीं है। हर चैप्टर के अच्छे तरीके से थ्योरी के भी प्रैक्टिकल के भी नोट्स बनाने हैं। ये रही अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको मैंने वहां एक्सप्लेन किया है यही इक्वेशन, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या फिर इक्विटी प्लस लायबिलिटीज।
आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। आ जाए सर। प्रैक्टिस of this chapter number 1. Chapter name is again the same. We are in KNS Institute. हम registered हैं कहां से? KNS School of Business Studies से। चैप्टर हमारा यही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस तरह हर चैप्टर के थ्योरी प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस, फिर एमसीक्यूज ये भी आएंगे। फिर उसके बाद आपके असेसमेंट्स भी होंगे। असेसमेंट्स भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। टेस्ट ने किसी ने नहीं छोड़ना, असेसमेंट सब बच्चों ने अपेयर करना है। आगे चलो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज ईदर एन एसेट और अ लायबिलिटी। लोन टू अनदर बिजनेस। अगर हम किसी बिजनेस को लोन दे रहे हैं तो हमने पैसे वापस करने होंगे या वापस आएंगे? मैंने बहुत क्लियर बोला है, बहुत आसान लफ्जों में बोला है। लोन टू अनदर बिजनेस यानी हमने किसी बिजनेस को लोन दिया हुआ है, हमने उससे पैसे लेने होंगे वापस 2 साल में या 3 साल में, या हम पे करेंगे उसको? नहीं सर, ये तो पैसा आएगा। तो जब पैसा आएगा तो ये नेचर क्या कहलाएगी? एसेट्स, या एसेट बोल दो खाली, राइट? बैंक ओवरड्राफ्ट, सर ये क्या होता है? इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। परेशान क्यों हो रहे हो? उठ के आओ मेरे पास। सारी मैंने कहा है मेरी जिम्मेदारी है भाई, मैं बताऊंगा आपको। क्यों परेशान हो रहे हो? बैंक ओवरड्राफ्ट, when business withdraw यानी बिजनेस पैसे निकाल रहा है बैंक से, लेकिन कुछ ज्यादा ही निकाल ली है। विड्रॉ मोर अमाउंट देन हैव यानी आपके अकाउंट में, फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में पड़े हुए थे 50,000, सही है? आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे पड़े हुए? 50,000। एंड आपने विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए 70,000। बैंक ने आपको अलाउ कर दिया ज्यादा पैसा निकालना, वरना तो बैंक रिजेक्ट कर सकता है ना। बैंक तो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने पहले से परमिशन ली हुई है, ये परमिशन बैंक से पहले लेनी होती है कि भाई मैं कारोबार कर रहा हूं, इतने सालों से कर रहा हूं, बैंक आपसे अप्रूवल के लिए वेरिफिकेशन मांगेगा पहले। तो पूरा प्रोसेस होता है इसका। ऐसा नहीं हर गैरे को बैंक दे दे, हाँ भाई तू तेरे पास 50,000 लगाए थे, तू ले ले 80,000 ले ले, 90,000 ले ले। ऐसा थोड़ी अलाउ थोड़ी करेगा बैंक। बैंक ऐसे अलाउ नहीं करेगा। बैंक आपकी पूरी प्रोफाइल लेगा, आपकी पूरी स्क्रूटनी करेगा, आपको प्रॉपर चेक करेगा, उसके बाद बैंक आपको अलाउ करेगा कि आपके बिजनेस के लिए मैं आपको 10,000 का या 40,000 का या 1 लाख का ओवरड्राफ्ट देता हूं। कारोबार में ऊंच नीच हो जाती है, मतलब पैसों की शॉर्टेज हो सकती है, लेकिन वो कारोबार चल रहा होता है, टर्नओवर हो रहा होता है, तो फिर चंद हफ्तों में, महीनों में वो पेमेंट वापस भी हो जाती है। तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस का लेवल क्या है, उस हिसाब से वो ओवरड्राफ्ट की लिमिट तय की जाती है। तो खैर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आसान बात आप ये याद रखो। आपके अकाउंट में 50,000 है, अगर आपने उससे ज्यादा पैसे निकाल लिए, फॉर एग्जाम्पल 70,000, सो 20,000 is your liability, is called bank overdraft। ये पैसे आपके नहीं है। आपके तो कितने थे भाई? आपके पैसे कितने थे? आपके पैसे तो सिर्फ
50,000 थे, आपने निकाले 70, तो जो 20,000 आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया वो आपका पैसा नहीं है, बैंक का पैसा है, वो आपको वापस करना होगा। लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। देखो, लोन लेना एक अलग चीज है। आप बैंक में गए, आपसे बैंक डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, बैंक आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, आपके वेरिफिकेशंस के लिए सारा प्रोसेस करेगा। आप बोलोगे मुझे 4 साल के लिए लोन चाहिए, 5 साल के लिए लोन चाहिए, वो लोन अलग कैटेगरी है, वो है नॉन करंट लायबिलिटी। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके लिए भी बैंक वेरिफिकेशन मांगेगा, प्रॉपर प्रोसेस करेगा, लेकिन इसकी लिमिट होती है। ये फॉर एग्जाम्पल आपको 50,000 तक की लिमिट है, तो आपने किसी से महीने 20,000 निकाल लिए, आपने 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद वापस कर दिए, फिर 3-4 महीने बाद फिर आपको शॉर्टेज हो गई पैसों की, आपने 40,000 निकाल लिए, फिर आपने 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, महीने में पे कर दिया। फिर कभी 8 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद आपके पास पैसे शॉर्ट हो रहे हैं, तो आपने पैसे ज्यादा निकाल लिए, तो 50,000 तक की लिमिट है, फिर आप वो लौटा दिया करेंगे, वापस कर दिया करेंगे। जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। अगर आप में से अक्सर बच्चों को क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट है, तो क्रेडिट कार्ड में भी यही होता है। आपका एक बैलेंस है 50,000 का या 1 लाख का, आपने इस्तेमाल किया, अब आपको वो विद इन 30 to 40 डेज वापस करने हैं, वरना उस पर क्या लग जाता है, इंटरेस्ट, सूद लगता है उस पर। ये आपको पैसे वापस करने होते हैं और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपने टाइम पीरियड से ज्यादा टाइम ले लिया। जो अलॉटेड टाइम है उससे आपने ज्यादा दिन ले लिए, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा पैसा भी वापस करना पड़ेगा। भाई बैंक तो चलता ही सूद पर है ना। बैंक का असल कारोबार पैसा लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट है। आपको पैसा देता है लोन के लिए, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए, वो लेगा आपसे 7 लाख रुपए। जिनको जरूरत है वो ले ले, जिसको नहीं लेना ना ले। शौक थोड़ी है बैंक को देने का, लेकिन लोगों की जरूरत होती है। अच्छी गाड़ी में घूमना है तो 30 लाख वाली गाड़ी मैंने बैंक से फाइनेंस करा ली, लेकिन जब पे करना पड़ेगा बेटा हर महीने, तो वो अमाउंट 38 लाख या 40 लाख बन जाएगी। बैंक तो कारोबार करने बैठा है, हैसियत नहीं है तो हल्की गाड़ी में घूम, बाइकों में घूम। लेकिन आपको अगर स्टेटस मेंटेन करना है अपना, बड़े भाई मुझे तो बड़ी गाड़ी में घूमता हूं, जॉब हो गई है मेरी 2 लाख की, लाख रुपए तो मैं इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। तेरे पास 30 लाख नहीं है, अभी तेरी नौकरी लगी है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी 30 लाख जमा नहीं हुए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तू पैसे खर्च भी तो कर रहा होगा, तो तेरे पास 30 लाख रुपए जमा नहीं हुए 8-10 महीने की जॉब के अंदर। लेकिन फिर आपको लालच आ जाती है, स्टेटस मेंटेन करना है, मुझे लोगों में घूमना है, दोस्तों को दिखाना है, ऑफिस वालों को दिखाना है, अपना प्रोटोकॉल बनाना है, तो आप फिर गाड़ी बैंक से लीज पर लेते हो, बैंक से उधार लेकर लेते हो, तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद, मतलब उनके अगेंस्ट जंग करना है, जंग, जिहाद नहीं, जंग करना, जंग का ऐलान करना। तो कौन बदबख्त है जो बच सकेगा इससे, जो खुदा ना खास्ता निजात पालेगा? नहीं मेरे दोस्त, बचना है, आपने जिंदगी भर बचना है। अल्लाह हमें, हमारे प्यारों को, सब मुसलमानों को सूद से बचाए, आमीन। हाँ, इस्लामिक बैंकिंग, वहां पर जब जाओगे बेटा तो उसमें ट्रेड या उसके तौर तरीके डिफरेंट है। इस्लामिक तौर तरीके डिफरेंट है, मुफ्ती अकराम हैं, उन्होंने डिफरेंट फतवे निकाले हुए हैं, उन्होंने डिफरेंट प्रोसीजर बनाए हुए हैं, मुशारका, मुदारबा, मुराबाहा। मैंने भी काफ़ी कोर्सेज इसके किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत शौक था इस्लामिक बैंकिंग का। तो इस्लामिक बैंकिंग को आप गलत नहीं कह सकते, अलाउ है। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है इस्लामिक बैंकिंग से भी ना करें, अच्छी बात है, हम कब कह रहे हैं करें आप, लेकिन अगर किसी को करना ही लाजमी पड़ जाए तो आप इस्लामिक बैंकिंग से कर सकते हैं। जिसका दिल मुतमईन नहीं है वो ना करे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। वापस आ जाए, तो ये 20,000 बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर आपके पैसे बैंक में 10,000 हैं, आपने 12,000 निकाल लिए, तो 2,000 आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा, आपने वापस करना है।
लायबिलिटी है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स मैंने बताया था, शेल्व्स, रैक्स, अलमारी वगैरह जो बने होते हैं, शेल्फ बने होते हैं ऑफिस में फाइलें वगैरह रखने के लिए, एसेट। कंप्यूटर एसेट्स, वी ओ अ सप्लायर, हमने अभी पैसे देने हैं, हमने इन्वेंट्री खरीद ली, पैसे नहीं दिए। वेयर हाउस वी ओन, एसेट। व्हीकल एसेट। प्रेमिसेस बिल्डिंग को कहते हैं, याद कर लो आज ही। लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कहते हैं? जगह को प्रेमिसेस। अगर आपने खरीदा हुआ है तो एसेट है। रिसीवेबल एसेट पढ़ चुके, इन्वेंट्री एसेट पढ़ चुके। आगे चलो। सर कंप्लीट द फॉलोइंग गैप्स in the following table using accounting equation. Asset equals to liabilities plus capital. तो एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है, कैपिटल क्या होगा? सॉरी, आइए, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब कैपिटल निकालना है तो क्या करोगे? प्लस का लायबिलिटी, वहां जाके एसेट से क्या हो जाएगा? माइनस। याद रहेंगी मेरी बात? और अगर लायबिलिटी निकालनी हो तो एसेट माइनस कैपिटल। तो ये तीनों बातें आप याद रख लें। तो आप ये तीनों बातें याद रख लें। नंबर 1 इक्वेशन तो यही है सर, ये उसके बाद कैपिटल और लायबिलिटी के लिए हमने इक्वेशन को प्लस माइनस किया है। प्लस का लायबिलिटी वहां जाके माइनस, या प्लस का कैपिटल वहां जाके एसेट से माइनस। तो आ जाए, तो हमें कौन सी वाली, पहले वाले नंबर 1 के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। 60,000 minus 15, 60,000 minus 15,000, calculators, 45,000. Agreed. कैलकुलेटर यूज कीजिए, कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर लगाएं। हर सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर का बहुत काम होता है अकाउंटिंग में। कैलकुलेटर्स। नंबर 2 भी करा देता हूं। नंबर 2 में क्या निकालना है? लायबिलिटी निकालनी है सर। नंबर 2 में हमें लायबिलिटी निकालनी है। लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल। 80 minus 56, calculators. 80 minus 56, चलाइए, मैं वेट कर रहा हूं, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा। एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटीज। 24,000। एग्रीड। मेरा ख्याल है अब तो ये आप कर लीजिएगा। चलिए तीसरा मैं करा देता हूं। एसेट निकालना है। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 1858। 18 and 58, calculators. बोले क्या बात है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल इस तरह घुमा फिरा के आप निकाल सकते हो इंशाअल्लाह ताला। ये बाकी 3 सवाल छोटे छोटे, ये आपके नाम, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करें।
नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए सर। ZM is setting up a new business. Before actually selling anything, he bought a motor vehicle for 2,000, premises for 5,000, stock for 1,000. He did not pay full in for the goods. Still O का मतलब क्या होता है? Liability. Borrow, लोन ले लिया 3,000 का। After the event just described, before trading start, he has 100 cash in hand, 700 cash at bank. अब आपने गौर से देखा ये इतना कुछ है, इसमें कुछ एसेट्स हैं और कुछ लायबिलिटीज, लेकिन एग्जामिनर मुझसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है? कैपिटल। सर को पता है एग्जाम में किस टाइप के सवाल आते हैं, तो पहले सर लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे और फिर जाएंगे एमसीक्यूज की तरफ। ओके, ये हमारा पैटर्न रहता है, थ्योरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू। जब हमारे अच्छे टॉपिक हो जाएंगे कवर अप, फिर हम उसका असेसमेंट लेंगे, टेस्ट लेंगे, आखिर में जाकर लेंगे मॉक। ये सब चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। ये सवालात एमसीक्यू में भी आते हैं इसी तरह के। तो इसमें कुछ एसेट्स हैं, कुछ लायबिलिटीज। आइए दोबारा पढ़ते हैं। ZM इज सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस। ZM ने नया बिजनेस शुरू किया। बिफोर एक्चुअली सेलिंग एनीथिंग, अभी कुछ सेल वेल नहीं किया, उसने कुछ सामान वगैरह खरीदा, फरोख्त किया, खरीदा है। मोटर व्हीकल आ गई, एसेट, प्रेमिसेस आ गया, एसेट, स्टॉक आ गया, एसेट। लेकिन उसने स्टॉक के पैसे पूरे नहीं दिए, अभी कोई उसके ऊपर लायबिलिटी है, ओ। बोरो किया, लोन, लायबिलिटी है। उसके पास कैश पड़ा हुआ है 100, एसेट। बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, एसेट। अब कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हो? बताओ बताओ बताओ। एसेट्स माइनस liabilities. Agreed. तो वन बाय वन अब लिखना शुरू करें। एसेट, मोटर व्हीकल है हमारे पास 2000 प्लस प्रेमिसेस है हमारे पास, देखते जाइए बेटा, 2000 और यहां प्रेमिसेस है 5000 प्लस स्टॉक कितना है हमारे पास 1000 प्लस कैश 100 है और बैंक 700। कैश 100 है, बैंक 700। तो सर ने एसेट्स पहले लिख लिए सारे, प्लस कर दिए। अब लायबिलिटीज माइनस लोन 700, सॉरी ओइंग ऑफ गुड्स 400 और लोन 3000। दो लायबिलिटीज हैं, एक 400 की है और एक 3000 की है। कैलकुलेटर्स, एसेट्स प्लस करो, लायबिलिटीज प्लस करो, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करो। चलाओ, तुम सबके पास है ना भाई कैलकुलेटर? 2 plus 5,000 plus 1,000 plus 100 plus 700 minus 400 minus 3,000। तो मेरे पास आंसर आ रहा है ₹5,400। बोलें आपके पास क्या आ रहा है क्लास? Are you agreed with it? Come on, class, come on.
सारे मैंने एसेट्स प्लस किए हैं और लायबिलिटीज सारी मैंने माइनस कर दी हैं, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके हमने कैपिटल निकाला है, ओनर की इक्विटी या ओनर का कैपिटल। एग्रीड। आइए इसी सेगमेंट का एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इफेक्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। देखिए बिजनेस चल रहा है, उसने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की हैं। ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों की लेन देन। पैसा लगाया ओनर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया या फर्नीचर खरीदा या मशीन बेची, जो भी कुछ किया, कैश पे लिया, उधार पे लिया, सारा कुछ क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर एक्सचेंज भी हो रहा हो और फिर पैसे जरूर होने चाहिए इन्वॉल्व, या पैसे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, आने वाले होंगे या जाने वाले होंगे। इसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इन डेट वाइज ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं। अब हमने इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट लाना है। आइए मैं आपके लिए कुछ शेड्यूल बनाता हूं, गौर से देखिएगा। इफेक्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये मैं शेड्यूल छोटा सा बना रहा हूं। अकाउंटिंग के अंदर पैटर्न बहुत ज्यादा होते हैं, अच्छे तरीके से सीखा करें इन चीजों को। और एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सही है। अब हम डेट वाइज इस पे काम करेंगे। यहां हम पहला कॉलम डेट का भी बना लेते हैं। डेट पे लिखते जाएंगे हम साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल 2025 जून 1। क्या हुआ सर जून 1 में? जरा गौर से पढ़िएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद 8 लाख इन कैश, यानी ओनर ने बिजनेस शुरू किया और 8 लाख रुपए कैश लेके आ गया। इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर आया? सर 8 लाख मेरे एसेट्स आ गए, 8 लाख ओनर ने इन्वेस्ट किया। ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स ट्वाइस। लिख लो बेटा, अ ट्रांजैक्शन हैव टू अफेक्ट्स। अ ट्रांजैक्शन हैज टू अफेक्ट्स। अ ट्रांजैक्शन हैज टू अफेक्ट। एक तरफ से एसेट बढ़ गया, एक तरफ से कैपिटल बढ़ गया। अब आप सोचो, आप अपना अपना का खुद का कारोबार कर रहे हो, एक एक स्टेप आप खुद ले रहे हो। आपने कारोबार में 8 लाख रुपए लेके आए, तो 8 लाख से कारोबार में पैसा आ गया, और वो पैसा आया कहां से? ओनर से, तो कैपिटल भी आ गया। कैपिटल के बढ़ने को, ओनर की इन्वेस्टमेंट के बढ़ने को कैपिटल ही कहते हैं, इक्विटी या कैपिटल। इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। एक तरफ एसेट होगा, एक तरफ कैपिटल और लायबिलिटी होगा। एक तरफ एसेट्स होंगे, एक तरफ कैपिटल और लायबिलिटीज होंगे। इक्वेशन हमेशा क्या आएगी? बैलेंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट के बाद हमारी 2 जून। अब 2 जून के ट्रांजैक्शन में क्या है सर? पेड 7 लाख ऑफ द कैश इनटू द बैंक। अब यहां पे जो इंपैक्ट आ रहे हैं, 2 इंपैक्ट, एक कैश पर और एक बैंक पर आ रहा है। अब आप जल्दी से मुझे बता दो, कैश और बैंक क्या होते हैं? अभी हम पढ़ के आ रहे हैं सब, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ये पांचों नेचर ऑफ अकाउंट्स हम पढ़कर आ रहे हैं।
और ये लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का है जिसको आपने ग्रैप्स करना है। सेकंड ट्रांजैक्शन अभी चल रही है, आपके पास आपने 8 लाख से कारोबार शुरू किया था, उसमें से 7 लाख आपने बैंक में डाल दिया। तो गौर से देखिए यहां पर इंपैक्ट क्या आएगा 2 जून का। 2 जून सर 7 लाख बैंक में प्लस हो गए, लेकिन 7 लाख बैंक से माइनस भी हो गए। बोलिए एग्रीड सर। सात लाख प्लस भी हो रहे हैं और 7 लाख माइनस भी हो रहे हैं, दोनों इंपैक्ट एसेट्स पर हो रहे हैं। तो इक्वेशन क्या होगी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल और लायबिलिटी के हैं या नहीं है, चेक कर लो। 7 लाख प्लस 7 लाख माइनस, जीरो इंपैक्ट हो गया। तो 8 लाख एसेट में है और 8 लाख ही कैपिटल और लायबिलिटी में है। ये हम इफेक्ट देख रहे हैं कि कितनी भी ट्रांजैक्शंस आ जाएं, इक्वेशन हमेशा क्या आती है, बैलेंस आती है, सेटिस्फाई आती है, ये कभी मिसमैच नहीं करेगी। आइए और देख लेते हैं। फिफ्थ, बॉट अ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम पठान। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बॉट अ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम पठान। 1,20,000 का आपने फर्नीचर खरीदा। डेट है हमारे पास 5 तारीख। 5 तारीख को हमने फर्नीचर खरीदा है, कितने का सर, 1,20,000 का। पैसे नहीं दिए उधार पर, तो ये क्या होगा, लायबिलिटी। एक तरफ है एसेट, एक तरफ है कैपिटल और लायबिलिटीज। अब आप बताएं क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। बैलेंस, एसेट भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई, इक्वेशन बैलेंस। एग्रीड सर, वेरी गुड। आइए मैं 2-4 ट्रांजैक्शंस और करवा देता हूं। 8th को क्या हुआ सर, बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक। क्या मतलब हुआ इसका, आपने वैन खरीद ली और पेमेंट कर दी उसे चेक के जरिए। चेक का मतलब है बैंक से पैसे जाएंगे, ओके नो प्रॉब्लम। तो वैन भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। कितने का वैन था सर, 3 लाख का था। 3 लाख का वैन प्लस और 3 लाख का बैंक से पैसा माइनस। एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, इक्वेशन स्टिल बैलेंस। इक्वेशन अभी भी क्या आएगी, बैलेंस। या तो एक साइड बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, एक साइड कम होगी दूसरी साइड कम होगी, या एक ही साइड बढ़ रही है एक ही साइड कम हो रही है। इक्वेशन बैलेंस। और देख लें 12 bought work machinery from Meyman on credit। on credit का मतलब यही होता है उधार, आपने पैसे अभी नहीं दिए। 80,000 की मशीन खरीदी है 12 तारीख को। 12 तारीख को आपने 80,000 की मशीन खरीदी, एसेट बढ़ गया, पैसे नहीं दिए तो उसकी लायबिलिटी बिजनेस की बढ़ गई। इक्वेशन बैलेंस। 18th आ जाएं, सर मैंने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया फॉल्टी फर्नीचर फ्रॉम पठान। यहां देखो, पठान से तुमने फर्नीचर खरीदा था उधार पर,
फर्नीचर और उधार बढ़ा था, यहां तुमने रिटर्न कर दिया तो फर्नीचर भी कम यानी एसेट कम और लायबिलिटी भी कम। 1,20,000 का खरीदा था, 6,000 का कुछ फर्नीचर या चेयर वगैरह जो भी होगी खराब थी, मैंने वापस करवा दी, तो वो पैसे आपके कम हो जाएंगे, यस और नो? मैंने 1,20,000 का माल खरीदा, मैंने 1,20,000 का माल खरीदा, मैंने उधार पे खरीदा, माल तो मेरे पास आ गया, इस्तेमाल में कर रहा हूं, मेरी लायबिलिटी भी बढ़ी हुई है 1,20,000 की, लेकिन उसमें से जो माल डिफेक्ट थे, जो खराब था, फॉल्ट था, मैंने वो माल वापस कर दिया, तो क्या वो पैसे मेरे कम नहीं हो जाएंगे? क्या मैंने पूरे 1,20,000 देने हैं उसको? जी नहीं, जो मैंने माल वापस कर दिया मैं उसकी पेमेंट नहीं करूंगा। आई रिपीट अगेन, अगर मैंने माल खरीदा था उधार पर, पैसे अभी देने हैं, अगर उसमें से कुछ माल खराब है, अब माल वापस कर दूंगा तो उसकी पैसे भी अब मैं पे नहीं करूंगा। तो यहां एसिड तो कम हो रहा है, माल वापस कर रहा हूं, तो फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर कम हो रहा है, उधार भी कम होगा। आओ मेरे दोस्त, 18 तारीख को गौर से देखो, 6,000 का फर्नीचर जा रहा है तो 6,000 की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस, एक साइड बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक साइड कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, इक्वेशन बैलेंस्ड। नेक्स्ट, sum of the furniture, so sold some of the machine for cash, मशीन बेच रहा हूं 25 तारीख, मशीन जा रही है, पैसा आ रहा है 10,000, फर्नीचर कैश आ रहा है 10,000, मशीन जा रही है, एक ही साइड प्लस एक ही साइड माइनस, इक्वेशन बैलेंस्ड। पे कर दिया उधार पठान का बाय चेक, पठान से उधार पे माल खरीदा था, ये रहा पठान साहब, पठान साहब से हमने उधार पे माल लिया था 1,20,000 का, 6,000 का वापस कर दिया, लेकिन अभी पेमेंट कितनी कर रहा हूं? 50,000। ऐसा होता है भाई, थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट कर रहे हैं। 26 तारीख को पैसा गया 50,000, 26 तारीख को 50,000 चला गया पैसा बैंक से, और 50,000 का उधार भी कम हो गया। ये क्या हो गया सर? बेटा हमने अपना उधार चुकाया है, पूरा नहीं, थोड़ा उधार हमने अपना चुका दिया। गौर से देख लें अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट भी कम हो रहा है, उधार भी 50,000 तक का कम हो रहा है। उधार तो ज्यादा है लेकिन अभी हमने फॉर द टाइम बीइंग 50,000 वापस किया है, बाकी बाद में पे करेंगे। उधार ऐसा हो सकता है कि हम आराम आराम से तोड़ तोड़ के पे करें, हो सकता है सर। 28 टुक 20,000 आउट ऑफ द बैंक, क्या मतलब सर? बैंक से निकाला कैश में लाया। 28 तारीख को प्लस हुआ, पैसा आया 20,000, कैश में आया, बैंक से निकाला, दोनों अफेक्ट एसेट पर आ रहे हैं, कैश भी एसेट है बैंक भी एसेट है। बैंक से पैसे निकाले कैश में लाए तो कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, इक्वेशन बैलेंस। लास्ट, took loan 5 लाख, डिपॉजिट इनटू द बैंक, 5 लाख का लोन ले लिया 30 तारीख को और वो बैंक में डाल दिए।
बैंक बढ़ गया, कितने का लिया है सर? 5 लाख का लोन लिया है लड़के, 5 लाख का। 5 लाख का पैसा आ गया बैंक में और 5 लाख का उधार हमारा, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। यही कमाल होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। कितनी भी ट्रांजैक्शंस हो जाएं, इक्वेशन हमारी बैलेंस रहती है। एग्रीड। एसेट एक तरफ है, कैपिटल और लायबिलिटीज दूसरी तरफ हैं। इक्वेशन स्टिल बैलेंस। बोले क्या बात है? एग्रीड। यहां आकर हमारा ये चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का खत्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमने टर्म्स पढ़ी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इनकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी, हमने एसेट्स की टाइप्स देखी, हमने लायबिलिटीज की टाइप्स देखी, न्यू टर्म्स हमारी आई, नई से नई अकाउंटिंग की टर्म हमने आज सीखी। इसको अच्छे से याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, कोई चीज मिस मत करना। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।